मिहिर ने अपना सिर हिलाया और बूढ़े आदमी की तरफ देखकर कहा, अंकल मैं चाहता तो नहीं हूँ कि आपको इस उम्र में जेल जाना पड़े, लेकिन आपने मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। इसलिए अब आप मुझसे बात मत करिए, अब आप सीधे इंस्पेक्टर से ही बात करिएगा, वही आपसे डील कर लेंगे। मिहिर ने जानबूझकर इस तरह की बातें बोली ताकि बूढ़ा आदमी थोड़ा डरे। बूढ़े आदमी ने उसी तरह डरते हुए कहा, तुम खुद को शातिर समझते हो ना, ठीक है, लेकिन हम तुमसे डरेंगे नहीं और ना ही उन पुलिस वालों से, है ना भाइयों। इतना बोलकर उस बूढ़े आदमी ने अपने पीछे देखा तो वहाँ पर बैठे बाकी सभी लोग वहाँ से भाग चुके थे और अब वो अकेला वहाँ बैठा है, क्योंकि वो सभी गांव के सीधे साधे लोग हैं और वो सभी पुलिस का नाम सुनते ही काफी ज्यादा घबरा गए, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि पुलिस से किस तरह डील करना है। इसीलिए कोई भी वहाँ पर रुकना नहीं चाहता है। और जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने पीछे मुड़कर देखा कि उसके साथ अब कोई भी नहीं है, तो उसके पास भी वहाँ से जाने के अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था। सभी लोग वहाँ से जा चुके हैं और उन सबको इस तरह भागते देखकर वहाँ खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। उसी टाइम सिक्योरिटी गार्ड ने आकर गेट खोल दिया और गेट खुलते ही ट्रक जो बीच रास्ते में फंसा था वो डिलीवरी देने के लिए निकल गया। मिहिर उन सभी के जाते ही एक गहरी सांस लेते हुए पास ही पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। तभी काव्या ने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, मिस्टर देवेश, क्या हमारे लोगों ने उनका पीछा किया है? क्या हमें उनके बारे में पता चलेगा कि वो लोग कौन है? काव्या की बात सुनते ही देवेश ने कहा, मैंने पहले ही सिक्योरिटी गार्ड भेज दिए हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए काव्या मैम, जिसने भी ये सब किया है वो जल्द ही पकड़ा जाएगा और जैसे ही उसका कुछ पता चलता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। निखिल वहीं मिहिर के पास बैठकर कुछ बातें करने लगा और काव्या देवेश से सारी बातें कर रही है और सिक्योरिटी गार्ड्स को अलर्ट रहने के लिए बोल रही है। तभी मिस्टर देवेश का फोन बजा और जैसे ही उनका फोन बजा उन्होंने तुरंत स्क्रीन की तरफ देखा। उसी गार्ड का फोन है जिसे उन्होंने उन लोगों के पीछे जाने के लिए कहा था। जैसे ही मिस्टर देवेश ने कॉल पिकअप किया, फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो बॉस, हमें पता लग गया है कि इस पूरे प्लान के पीछे किसका हाथ है। काव्या देवेश की तरफ बढ़ी और बहुत ही कंफ्यूजन से देख रही है। तभी देवेश ने कहा, काव्या मैम, शायद हमें कुछ पता चला है। इतना बोलकर उसने मोबाइल फोन स्पीकर पर डाला और कहा, क्या पता चला, जल्दी बताओ। देवेश के पूछते ही उस बॉडीगार्ड ने कहा, बॉस आपका शक बिल्कुल सही है। वो आदमी जिसे हमने भीड़ में से पकड़ा है, जब हमने उसे छोड़ा तो वो सीधे एक घर की तरफ भागा और जब हमने उसका पीछा किया तो हमें पता चला कि वो सीधे कैप्टन कौशिक के घर गया है और वो उनके घर के बाहर खड़ा है और कौशिक से कुछ बातें कर रहा था। देवेश ने तुरंत पूछा, तो फिर क्या तुमने उन दोनों की बातें सुनी? आखिर वो लोग क्या बातें कर रहे हैं और उनका आगे क्या प्लान है? देवेश के सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, सॉरी सर, बट अगर मैं उन लोगों के थोड़ा और करीब जाता और उनकी बात सुनने की कोशिश करता तो शायद उन लोगों को मुझ पर शक हो जाता, इसलिए मैं उनके ज्यादा करीब नहीं गया। देवेश ने कहा, चलो अच्छा है, ठीक है, अब जब तुम्हें कंफर्म हो ही गया है कि वो कौशिक ही है जिसने इन सभी गांव वालों को यहाँ भड़का कर भेजा है, तो अब एक काम करो, तुम वापस आ जाओ। अब और ज्यादा देर तुम्हें वहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ पर तुम्हें किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए तुम वापस आ जाओ। इतना बोलकर देवेश ने कॉल कट कर दिया और काव्या ने उसकी पूरी बात सुन ली। काव्या ने हाँ में सिर हिलाते हुए उसे देखा और निखिल के पास गई और उसने उन्हें सारी बातें बताई। अमृता और धरा भी वहाँ पर काफी सीरियस होकर खड़ी है और चुपचाप ही सारी बातें सुन रही है और उन दोनों से कुछ भी नहीं बोला। निखिल ने जैसे ही काव्या की बात सुनी, उसने गुस्से से ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा है कि कौशिक इस तरह का कोई प्लान बनाएगा और जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ उसका दिमाग सच में अच्छा है, इसीलिए मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो वेनी ग्रुप के साथ सीधा दुश्मनी लेने के लिए ये सब कर रहा है, क्योंकि उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो इतना बड़ा कदम अकेले उठा सके। मुझे ये बात बहुत खटक रही है मिहिर सर। काव्या ने निखिल की बात सुनकर तुरंत कहा, लेकिन निखिल सर, ऐसा हो सकता है, अभी अभी उसे वेन्यू ग्रुप से हटाया गया और जिस तरह से उसकी जॉब उसके हाथ से गई है, उसके दिल में कहीं ना कहीं कंपनी को लेकर गुस्सा तो भरा ही होगा और वो इसीलिए कंपनी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अमृता ने उसकी बात सुनकर कहा, काव्या मैम, मुझे लगता है कि हमें पुलिस को इस बारे में बता देना चाहिए और वो इस मैटर को अपने तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अमृता की बात सुनकर धरा ने काफी समझदारी से पूछा, लेकिन अमृता मैम, अभी हम ऐसे पुलिस को तो इस केस में इन्वॉल्व नहीं कर सकते ना, क्योंकि अभी हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। धरा ने जैसे ही ये बात बोली, वहाँ खड़े सभी लोग धरा की तरफ देखने लगे और काव्या ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ आई थिंक धरा तुम बिल्कुल सही कह रही हो, जब तक हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं हो जाता हम पुलिस को ये बात कभी नहीं बता सकते, क्योंकि अगर हमने उन्हें ये बात बताने की कोशिश की भी तो वो हमसे 1000 तरह के सवाल पूछेंगे और आखिर में ये बात वेन्यू ग्रुप पर आकर ही रुक जाएगी। अमृता ने उन दोनों की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया और चुपचाप खड़ी रही। तभी देवेश ने कहा, और अगर हम पुलिस को अपनी बातों से कन्विंस कर भी लेते हैं तो उसके बाद भी ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, वो 2-3 दिन में जेल में रहेगा और उसके बाद कोई ना कोई उसकी बेल करा देगा। सभी लोग अपनी तरफ से अलग अलग सजेशन दे रहे हैं, वहीं मिहिर इतनी देर से चुपचाप बैठा सभी की बातें सुन रहा है और उसने काफी देर से कुछ भी नहीं बोला। किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है कि मिहिर इस टाइम क्या सोच रहा है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। निखिल, काव्या, धरा तीनों ही मिहिर की तरफ देख रहे हैं और मिहिर अपनी अलग ही सोच में डूबा हुआ है। वहीं अमृता ने उन तीनों की तरफ देखा, वो तीनों बस मिहिर को ही देख रहे हैं, बल्कि उससे कुछ पूछ नहीं रहे।
तभी अमृता से अब रुका नहीं गया और उसने मिहिर के थोड़ा पास आते हुए कहा, आपको क्या लगता है सर, हमें क्या करना चाहिए और आप आखिर क्या सोच रहे हैं इतनी देर से? हमें भी तो बताइए, आखिर आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अमृता ने जैसे ही मिहिर से ये सवाल पूछा, सभी लोग अमृता और मिहिर की तरफ देखने लगे। मिहिर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह मैटर इतना इजी नहीं जितना तुम सबको लग रहा है। कौशिक को कंपनी से हमने काफी दिन पहले निकाला है। अब तक तो उसने कुछ भी नहीं किया, और अब इतने दिनों बाद आखिर वो इस तरह की चीजें क्यों कर रहा है? क्या तुम लोगों को ये बात जरा सी भी खटक नहीं रही है, या मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ? मिहिर के इतना बोलते ही निखिल ने तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। पता नहीं मेरे दिमाग में ये बात कैसे नहीं आई। धरा ने कंफ्यूज होते हुए निखिल की तरफ देखा और कहा, लेकिन निखिल सर, आपका कहने का मतलब क्या है कि कौशिक से किसी ने बोलकर ये सब काम करवाया? लेकिन ऐसा कौन करवा सकता है? धरा की बात सुनते ही मिहिर ने अमृता की तरफ देखा और कहा, अमृता तुम्हें समझ में आ रहा है ना इन सब के पीछे कौन हो सकता है? मिहिर ने जैसे ही अमृता से बात पूछी, अमृता के दिमाग में तुरंत साहिल का नाम आया। वो मिहिर की तरफ देखकर हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, मिस्टर साहिल। मिहिर ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, तुम तुरंत साहिल भाई के पास फोन करो और उन्हें ये बात बताओ कि ओल्ड सिटी के पास वाले गांव के लोग यहाँ वेन्यू ग्रुप की ऑफिस बिल्डिंग के बाहर बैठे हैं और काम रोकने के लिए उन्होंने डिलीवरी ट्रक को रोका और अलग अलग तरह की परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। देखो तुम्हारी बात सुनकर उसका कैसा रिएक्शन होता है। उसकी बात सुनते ही तुरंत अमृता ने अपना मोबाइल फोन निकाला और साहिल को फोन करते हुए कहा, ठीक है बॉस, मैं अभी मिस्टर साहिल से बात करती हूँ। अमृता ने जैसे ही साहिल के पास फोन किया, धरा उन दोनों की तरफ काफी हैरानी से दिख रही है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ पर क्या हो रहा है और मिहिर सर ने साहिल को ये सब बताने के लिए क्यों कहा है। वो बड़ी ही कंफ्यूजन से अमृता की तरफ देखने लगी और धरा ने अपने मन में सोचा, पता नहीं यहाँ पर ये किस तरह की एक्टिंग हो रही है। मिहिर सर और अमृता पता नहीं क्या करने वाले हैं। अमृता ने जब फोन मिलाया तो मुश्किल से कुछ सेकंड्स ही हुए हैं और साहिल ने तुरंत ही अमृता का फोन पिकअप कर लिया। फोन पिकअप करते ही अमृता ने वियर्ड सा फेस बनाते हुए कहा, मिस्टर साहिल, मैं अमृता बोल रही हूँ। साहिल ने अमृता की आवाज सुनते ही थोड़ा गुस्से में आते हुए कहा, अमृता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से मेरे पास फोन करने की? आखिर इतनी ज्यादा हिम्मत तुम्हारे पास आती कहाँ से? पिछली बार तुमने मुझे जो भी बताया वो बिल्कुल गलत था। तुम मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश कर रही हो। तुमने तो मुझसे कहा था कि मिहिर डिप्रेस हो गया है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी वेन्यू ग्रुप खत्म हो जाएगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में वेन्यू ग्रुप ने अपनी सक्सेस की तरफ इतनी ऊंची छलांग लगाई है, मुझे तो तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं बचा। अमृता ने साहिल की बात सुनकर अपनी आंखें नचाते हुए कहा, मिस्टर साहिल, आई एम सो सॉरी, बट मैंने आपसे कुछ भी झूठ नहीं बोला है। मुझे जितनी बातें पता थी मैंने बस उतनी बातें आपको बताई। मैं खुद उसकी सक्सेस देखकर हैरान हो गई, क्योंकि हम में से किसी को भी इस बारे में नहीं पता कि मिहिर ने सब कुछ बड़ी सीक्रेटली किया है। अमृता ने ये बात बड़ी ही मासूमियत से बोली। वो पूरी तरह से ऐसा जताना चाह रही है जैसे उसे इस बारे में कुछ भी पता ही नहीं है, और उसने इसको लेकर काफी अच्छी एक्टिंग भी की। अमृता की एक्टिंग देखकर वहाँ सभी लोग बिल्कुल हैरान हो गए, क्योंकि अमृता बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रही है और उसकी बात सुनकर कोई भी उसके ऊपर आराम से भरोसा कर सकता है। अमृता की एक्टिंग स्किल्स को देखकर काव्या ने अपने मन में कहा, सच में अमृता की एक्टिंग स्किल देखकर तो कोई भी उसे आराम से फिल्म ऑफर कर सकता है। ये सच में काफी सीरियस होकर एक्टिंग कर रही है। मुझे नहीं लगता कि साहिल सर इसे पहचान पाएंगे कि ये सच बोल रही है या झूठ। सभी लोग अमृता की तरफ देख ही रहे हैं कि तभी साहिल ने दूसरी तरफ से कहा, अच्छा चलो, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमने आज मुझे फोन क्यों किया है। साहिल ने बड़ी ही बेरुखी से ये बात बोली, लेकिन शायद कहीं ना कहीं उसे अमृता की बातों पर विश्वास हो गया है, इसीलिए वो उसे आगे की बात पूछना चाह रहा है। उसने ये बात बिल्कुल ऐसे ही बोली जैसे वो उसकी बात में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और उसके साथ ज्यादा बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है। अमृता ने तुरंत मिहिर के कहने पर उसी तरह से सवाल पूछना शुरू किया, क्योंकि वो साहिल के रिएक्शन को पता करना चाहती है। इसीलिए उसने सबसे पहले यही बात बताना शुरू किया और कहा, मिस्टर साहिल, क्या आप जानते हैं आज ग्रुप में क्या हुआ? क्या अमृता साहिल के बारे में वो पता कर पाएगी जो उसने मिहिर से कहा है? क्या साहिल उसकी बातों का जवाब देगा? क्या मिहिर साहिल पर जो शक कर रहा है वो सही है? जानने के लिए सुनते रहिए रईस ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।